काम तमाम इस वीडियो को देखने के बाद तो पहला कॉन्सेप्ट म्यू इंटू एन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेता है 0 से लेकर और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, यानी म्यू इंटू एन तक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होता है। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ हर जगह कहीं भी लग सकता है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम इस एंड तक लग सकता है, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, बॉडी से बाहर तो नहीं जाएगा। यानी आप इधर फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, और ज़ोरदार फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर जाएगा, लेकिन इससे आगे इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि बॉडी यहीं तक है ना। तो वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू इस x से यहाँ से चालू होकर और ये x1 को इसको एक्सीड नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल x बॉडी के चौड़ाई के आधे से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आधा क्यों मैंने लिखा? क्योंकि जब कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा था तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि mg नीचे यहाँ लग रहा है तो नॉर्मल यहीं पे लगना चाहिए, क्योंकि mg का टॉर्क को भी तो बैलेंस करना है। तो नॉर्मल और mg का दोनों का टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर बॉडी रखा हुआ है, आप कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो उस समय नॉर्मल mg के जस्ट ऊपर लगता है, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। लेकिन अगर थोड़ा भी फोर्स लगाए तो ये आगे खिसकने लगेगा नॉर्मल, और खिसकते खिसकते यहाँ तक जा पाएगा, यानी कि x/2 तक जा पाएगा। तो इसीलिए बॉडी की चौड़ाई के आधे से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया जाए, इस पर भी लगाएं और इस पर भी फोर्स लगाते हैं, तो पहले पलटने का चांस किसको है? कौन पहले पलटेगा उन्हें टॉपल करेगा, मतलब आगे स्लाइड नहीं कराना है। फ्रिक्शन सफिशियंट है भैया, फ्रिक्शन में कोई कमी नहीं है यार। ये सोचना है फोर्स लगाएंगे तो सड़क के आगे चल जाएगा, स्लाइड नहीं करना है, फ्रिक्शन काम भर है। तो इसको गिरने का ज़्यादा चांस है। क्या है कि इस सेंटर पे तो नॉर्मल लग रहा है पहले से दोनों के, अब फोर्स जब बढ़ाइएगा तो इसका नॉर्मलवा के ज़्यादा दूर तक जाने के लिए मैंने एक व्यवस्था है। इसका नॉर्मल यहाँ बहुत देर के बाद यहाँ तक आएगा, लेकिन इसका जो नॉर्मलवा है ना उसको कम दूर जाने का चांस है, तनिए दूर जाने का इसका चांस है। तो फोर्स लगाने पे ये जल्दी नॉर्मल यहाँ तक पहुँच जाएगा, अब पहले ही पलटी मार देगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि पलटी मारते समय ये पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा तो इस फोर्स का डिस्टेंस कम है तो टॉर्क भी कम आएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और उतना ही फोर्स यहाँ पे लगाने से इसका इस पॉइंट से लाइन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा टॉर्क हो जाएगा। सेम फोर्स रहते हुए भी इसका टॉर्क ज़्यादा आ जाएगा इस बोर्ड यहाँ पे ऊपर में फोर्स लगाने से, और मास तो सेम है इसलिए mg का तो टॉर्क दोनों में सेम ही रहेगा, mg का टॉर्क, राइट। तो mg का भी अगर डिस्टेंस चाहें तो इसमें mg और इसमें mg सेम है, लेकिन डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है तो mg के ज़्यादा टॉर्क है। अब हमको टॉपलिंग कराने के लिए mg का टॉर्क कम चाहिए ना भाई, ज़्यादा mg टॉर्क करेगा तो ये वाला फोर्स का कम रोटेट करा पाएगा, क्योंकि mg का टॉर्क उल्टा आ रहा है ये अप्लाइड फोर्स के टॉर्क से। तो हमको mg का टॉर्क कम चाहिए और मेरे अप्लाइड फोर्स का ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो mg का टॉर्क इसी में ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसमें हमको हर तरह से एडवांटेज मिल रहा है। इसको मैंने पलटी मारना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ बेचारा mg का भी टॉर्क कम आएगा और मेरे अप्लाइड फोर्स का टॉर्क ज़्यादा आ रहा है, और ये x की वैल्यू भी इसमें कम ही दूर तक शिफ्ट करने का चांस है इसमें, तो x भी कम ही बचा पाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो के कम ही बचा पाएगा, यानी हर हाल से ये बेचारा कमज़ोर है। इसी को पलटने में हमको आसानी रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमेरिकल 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर से 1 मीटर नीचे लगाए हैं यहाँ, इसका सेंटर ये है और 4 मीटर ये वाला है और 2 मीटर इस साइड है इसका। अब मास है इसका 5 kg, तो 50 न्यूटन अर्थ इसको खींचेगा नीचे। आपको बताना है भाई कि नॉर्मल जो है ना वो इसके सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पे ऐसे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक्स बताना है इसमें। एक्स क्या है? तो इसका सेंटर से इससे। दूसरा बात ये बताना है, पहला बात तो ये बताना है कि ये एक्स क्या है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास वाले लाइन से कितने दूरी पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल फ्लोर पे लगता है जहाँ ग्राउंड को टच किया है ऐसे, तो ये सेंटर ऑफ मास वाले लाइन से कितने आगे है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा भैया ये बताना है कि ऐसे फोर्स लगाए 1 मीटर नीचे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और इसका मास भी 5 kg दिया है, तो आपको बताना है कि ये स्लाइड करेगा कि ये पलटी मार देगा, मतलब टॉपलिंग होगा इसका कि ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ये बताना है।
इस पॉइंट के अबाउट, ऐसा तो नहीं है कि फोर्स लगाने से ये बाबू उठ के और ऐसे हो जाएंगे और ये धड़ाम से नीचे पलट जाएंगे आगे बढ़ने से पहले। ये चेक करना है कि पहले ही मतलब ये बॉडी इस सिचुएशन में जो यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड करेगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने पे कि टॉपलिंग होगा इसका। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैंने निकाला म्यू एम जी, म्यू 0.2, एम है 5 और जी है 10। 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगा सकता है और मैंने अप्लाई कितना किया है 20। तो चलना तो तय है इसको, ट्रांसलेशनल मोशन पक्का इसमें फिक्स है, क्योंकि ये एम का और नॉर्मल का ट्रांसलेशनल मोशन में कोई काम है नहीं, क्योंकि नॉर्मल भी वर्टिकल और एम भी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, फ्रिक्शन इधर और अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, और अप्लाइड फोर्स है 20 और फ्रिक्शन 10 ही आया। ये तो तय है कि ये ट्रांसलेशनल करेगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको, ठीक है। कितने एक्सेलेरेशन से वो आगे मूव कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स और 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स 20 - 10 इक्वल टू 10, और मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ ए आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है। ये सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों लिख रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन जहाँ एक्ट कर रहा है उसके अबाउट क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए, जब इस पर मैं फोर्स नहीं अप्लाई किया था उस समय ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉर्मल यहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी लग रहा था, यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो पूरा उसका रिजल्टेंट मैं मान लिया कि यहाँ लग रहा था। जब मैं फोर्स अप्लाई करना चालू करूँगा तो नॉर्मल इधर लगेगा, ऐसे लगेगा। लेकिन अगर ये बॉडी स्लाइड करने लगा, जैसा कि अभी कर भी रहा है, अभी हम लोग देखें कि इसका एक्सेलरेशन भी आया इस बॉडी का, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो नॉर्मल फोर्स अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, जिसको मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे सूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 से, तो इस पे सूडो फोर्स आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो आपको सूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अबाउट भी आप लिख सकते हैं नेट टॉर्क 0। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे इसके अबाउट टॉर्क, तो खुद इस 50 का यानी mg का 0 हो जाएगा, और नॉर्मल का टॉर्क लिख देंगे। नॉर्मल फोर्स तो mg के इक्वल ही होता है हमेशा, सिर्फ नॉर्मल का पोजीशन चेंज होता है, किस पॉइंट पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है उसका। तो ये नॉर्मल भी यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग 50 ही लगेगा, क्योंकि mg 50 है और सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी x है, तो 50 × x टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा ये नॉर्मल। तो मैं दोनों ही मेथड से करता हूँ, एक बार मैं टॉर्क लिखूँगा अबाउट सेंटर ऑफ मास और दूसरी बार टॉर्क लिखूँगा अबाउट दिस पॉइंट वेयर नॉर्मल इज एक्टिंग। तो फर्स्ट में मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट इस 50 यानी mg का टॉर्क 0 हो गया, और इस नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग, तो नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स है 50 और उसकी दूरी है x। ये नॉर्मल का टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो, और ये डिस्टेंस है तो ऐसे लगाइएगा, तो ये इस सेंस में रोटेट कराना चाहेगा इसको, तो 50 × x, समझ गए, 50 × x। अब mg का टॉर्क कितना आएगा, तो mg नहीं, ये अप्लाइड फोर्स 20 का टॉर्क कितना आएगा, तो 20 का टॉर्क ऐसे उल्टा घुमाना चाह रहा है, ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास है और ऐसे आगे लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, तो उसको इक्वल टू के दूसरे साइड लिखेंगे 20 × उसकी दूरी कितनी है, तो ये सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर ऊपर है, तो 1। फ्रिक्शन आया था 10, और फ्रिक्शन कितने दूरी पे है सेंटर ऑफ मास से, नीचे 2 मीटर पे है, तो 10 × 2, तो ये 20 और ये 20 40 आया, तो 50x इक्वल टू 40, ये 50x इक्वल टू ये फ्रिक्शन का टॉर्क और ये मैंने जो अप्लाई किया था फोर्स उसका टॉर्क, तो इससे x का वैल्यू आ गया 0.8, जबकि इससे ये 1 मीटर इधर जा सकता है, क्योंकि 2 मीटर का टोटल है तो आधा 1 मीटर है, तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो सकता है 1 मीटर तक, यहाँ तो 0.8 ही कर रहा है शिफ्ट, 0.8 ही तक कर रहा है, यानी कि ये नॉर्मल बचा लेगा, उसको टॉपल होने नहीं देगा, उसको लुढ़कने नहीं देगा, नॉर्मल आराम से यहाँ इसके टॉर्क को, फ्रिक्शन के टॉर्क को और अप्लाइड फोर्स दोनों के ही टॉर्क को नॉर्मल अकेले मुकाबला करके बचा लेगा, यानी ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, टॉपलिंग नहीं होगा इसका। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं
सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको करूँगा, ठीक है। तो सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से देखिए, यहाँ पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है इस लाइन के अलोंग। अब इसी के अबाउट मैं टॉर्क को ज़ीरो करता हूँ, नेट टॉर्क। तो किसका किसका टॉर्क आएगा, इस बार फ्रिक्शन का टॉर्क काम से गया, फ्रिक्शन क्योंकि उस पॉइंट से पास हो गया। नॉर्मल का भी टॉर्क गया काम से, क्योंकि नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास कर गया, ये वाले पॉइंट से। तो किसका किसका टॉर्क बचेगा, एक अप्लाइड फोर्स का टॉर्क बचेगा, राइट, और एक ग्रेविटेशनल mg का टॉर्क बचेगा, और एक सूडो फोर्स का टॉर्क बचेगा, ठीक है। अब सबका टॉर्क मैं निकाल रहा हूँ, कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ जिसके ऊपर ऐसे नॉर्मल लग रहा है, ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं। तो mg देखिए इधर 50 लगा, और mg की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, x है, तो 50 इंटू एक्स। क्लियर हो गया। अब ये इसको कैसे रोटेट कराना चाह रहा है, इस सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी के सूडो फोर्स ये ऐसे है, तो ये सूडो फोर्स कैसे रोटेट कराना चाह रहा है, ये इस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, यानी कि जिधर mg किया था उधर ही कराना चाह रहा है। तो 50x प्लस सूडो फोर्स कितना लगेगा, तो सूडो फोर्स लगता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 और एक्सेलरेशन है इस बॉडी का 2 से ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेट कर रहा था। तो 5 इंटू 2 10, सूडो फोर्स का वैल्यू 10 आया। और ये कितने दूरी पे है, ये सूडो फोर्स कितने हाइट पे है, यहाँ से, यहाँ ज़मीन से कितने हाइट से है, नॉर्मल से। तो इसका सेंटर जितने पे होगा, तो 2 पे है सेंटर, तो 10 इंटू 2 20। तो 20 का लग गया इस पे सूडो फोर्स का टॉर्क। अब इन दोनों टॉर्क को बैलेंस कौन किए हुए है, इन दोनों टॉर्क को, तो जो मैंने अप्लाई फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, ये 60 याद रखिएगा आप। ये कितना आ गया, नहीं 60 नहीं, 50x प्लस 20 याद रखिए, 50x प्लस 20, राइट। ये 20 किसका आया, सूडो फोर्स का टॉर्क आया है। और ये 50x क्या आया है, 50x आया है mg का टॉर्क, राइट। इस पॉइंट के अबाउट mg भी ऐसे ही घुमाया और ये भी ऐसे ही घुमाया, इसलिए इक्वल टू के एक तरफ। अब बच गया मेरा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये उल्टा ऐसे घुमा रहा है इसको। अप्लाइड फोर्स देख लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट ये अप्लाइड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये अप्लाइड फोर्स इसको कैसे रोटेट कराना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाह रहा है इसको, यानी ये 50x प्लस 20 का उल्टा टॉर्क प्रोड्यूस किया है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स है 20 और इसकी दूरी कितनी है, तो ऊपर से देखिए 1 है, तो ऊपर से 1 है तो नीचे से ये टोटल 4 मीटर हाइट का है। तो यहाँ पे ग्राउंड से कितना होगा, ये 3 मीटर होगा। नॉर्मल जहाँ पे एक्ट कर रहा है बेस पे, वहाँ से 3 मीटर ऊपर होगा। तो 20 अप्लाइड फोर्स इंटू 3, तो यहाँ कितना आ गया, 50x इक्वल टू 20 इंटू 3 60, और 60 में से ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ 20, तो बच गया 40। तो यहाँ भी x इक्वल टू 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8 आ गया। तो दोनों से देखिए सेम आया, 0.8 ही, यानी x की वैल्यू आ गई 0.8, जबकि ये 1 मीटर तक नॉर्मल इधर इधर खिसक के और बचा सकता है इसको लुढ़कने से। तो 0.8 तो खिसक ही जाएगा, यानी इसको टॉपलिंग होने से बचा लेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका आंसर हो गया कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, और इसका टॉपलिंग नहीं होगा, और इस x की वैल्यू आएगी 0.8। इसी चीज़ के लिए अब हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स h हाइट पे है यहाँ से, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये a साइड है दिया हुआ, ये भी साइड a है और ये भी साइड a है इस साइड में, और h हाइट पे फोर्स अप्लाई किया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो अगर f एक्सटर्नल म्यू mg से कम हुआ तो वो तो चलेगा नहीं, आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसको ट्रांसलेशनल करने नहीं देगा फ्रिक्शन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें टॉपलिंग से बचाने के लिए, तो ये सेंटर ऑफ मास रहा, और नॉर्मल आगे शिफ्ट कर गया है, मान लेते हैं x दूरी पे। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mg के इक्वल होता है नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, राइट। तो mg इंटू एक्स, ये नॉर्मल फोर्स ने टॉर्क लगाया अबाउट सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शन कितना टॉर्क लगाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जितना भी है, और फ्रिक्शन ये ग्राउंड पे लगता है, तो सेंटर ऑफ मास से a/2 दूरी पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और a/2 दूरी। और मैंने जो अप्लाई किया फोर्स वो कितना लगाएगा, टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, तो यहाँ से ये h हाइट दिया हुआ है ग्राउंड से, और ये खुद a/2 पे है,
तो ये बचा हुआ जो दूरी है, ये गैप, ये h माइनस a/2 है, तो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क ये हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क ये हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। इसको सॉल्व करते ही मुझे x इक्वल टू आ गया FH/mg आया। अब x, ये जो x है ना गुरु, इसका वैल्यू कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो यहाँ से यहीं तक हो सकता है, a/2 हो सकता है, ये a/2 है, पूरा a था ऐसे, तो a/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू कम ही होगी a/2 से, और x अभी अभी मैंने FH/mg निकाला है, सो FH/mg लेस देन a/2 जब तक होगा तब तक टॉपलिंग नहीं होगा। इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा तो भी टॉपलिंग नहीं होगा, और उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए वो, राइट। तो यह लेस देन लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू लेस होनी चाहिए mg a/2h से। ये कहाँ से आ गया mg/, तो f को अलग लिखे और ये mg इधर मल्टीप्लाई कर दिए, h डिवाइड कर दिए, तो mg a/2h आया। इससे कम, इस डेटा से कम अगर f है तो टॉपलिंग नहीं होने देगा ये। बस अब याद रखिए, अगर mg a/2h की वैल्यू म्यू mg से लेस है, mg a/2h की वैल्यू म्यू mg से कम अगर आया, यानी कि a/2h, क्योंकि m से m कट जाएगा, g से g भी कट जाएगा, तो a/2h का वैल्यू लेस देन म्यू आ रहा है। तो देखिए, नहीं चलने के लिए कंडीशन था कि f म्यू mg से कम होना चाहिए, और टॉपलिंग नहीं होने का लिए कंडीशन था कि वही अप्लाइड फोर्स mg a/2h से कम होना चाहिए, यानी दोनों ही केस में f कम चाहिए। तो एक एग्जांपल लें कि अगर म्यू mg का वैल्यू 10 आया, म्यू mg, और mg a/2h करने पे 8 आया मान लीजिए, तो ये बेचारा कम आ गया, यानी टॉपलिंग वाला बेचारा कमज़ोर है। तो थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाइएगा ना, जैसे 8 न्यूटन से 7 न्यूटन लगा लिए, तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। 8 लगा दीजिएगा तो ई होने हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। और थोड़ा सा भी लगा दिए ना 8.1, तो ई हो जाएगा और ई बचले रह जाएगा, मतलब टॉपलिंग पहले हो जाएगा। तो एफ बढ़ाने पे पहले टॉपल कर जाएगा बॉडी। लेकिन और उल्टा कहानी है, म्यू mg 8 है, देखिए म्यू mg के बराबर अप्लाइड फोर्स होने से ट्रांसलेशनल बचा लेता है, और mg a/2h से कम अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स हुआ तो टॉपलिंग से बचाता है। तो इस बार mg a/2h की वैल्यू 10 आई है, और म्यू mg का वैल्यू 8 है। अब जैसे ही अप्लाइड फोर्स आप 7 रखेंगे तो न तो ट्रांसलेशनल होगा, क्योंकि 7 से म्यू mg फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, और टॉपलिंग वाला कंडीशन भी नहीं हो रहा है। टॉपलिंग के लिए 10 चाहिए फोर्स अप्लाइड की वैल्यू, तो 7 पे कुछ नहीं होगा। 8 कर दीजिएगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये लिमिटिंग में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 8.1 लगाइएगा तो इसका बेचारा काम ख़त्म हो गया। ये फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं 8 से ज़्यादा दूंगा ही नहीं, और आपने अप्लाइड कर दिया है फोर्स 8.1, तो 8.1 अप्लाई किया तो वो रोक नहीं पाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। ट्रांसलेशनल पहले मतलब आगे मूव करने लगेगा, टॉपलिंग नहीं होगा। टॉपलिंग के लिए तो 10 से पार करिएगा ना, तब जाकर वो टॉपलिंग होगा। तो यानी म्यू mg की वैल्यू अगर कम है और mg a/2h की वैल्यू ज़्यादा है, तो पहले फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तो पहले वो ट्रांसलेशनल मोशन कर जाएगा टॉपलिंग करने से पहले। तो इन दोनों वैल्यू का महत्व है भाई, ये और ये निकाल लीजिए क्वेश्चन में। अगर म्यू mg ज़्यादा है, मतलब ये 10 है और ये 8 है, तो म्यू mg का वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि पहले टॉपलिंग कर जाएगा। ये बेचारा कमज़ोर है, इसी को मात दे देगा अप्लाइड फोर्स, ये म्यू mg का मुकाबला करने से डरेगा, राइट। तो टॉपलिंग का ये कंडीशन हो गया। फर्स्ट टॉपल बिफोर स्लाइड का कंडीशन क्या हो गया कि ये आइटम mg a/2h म्यू mg से कम होना मांगता है। अब इसमें m से m कैंसिल कर दीजिएगा और g से g कैंसिल, तो a/2h लेस देन म्यू भी वही कंडीशन हो गया। तो यानी a/2h लेस देन म्यू आया, तो फर्स्ट टॉपल होगा बिफोर स्लाइडिंग।